What's up इंडियन MMA फैंस। अंशुल जुबली, ये नाम तो तुमने सुना ही होगा अगर तुम इंडियन MMA फैन अपने आप को कहते हो तो। मैं बोल रहा हूँ मैं 2026 में चैंपियन बनूंगा। Yeah, Jubilee is fading a lot here. Oh, he got dropped bad and he's out! Mike Breeden KO'd him in the third with a shot. Wow, Jubilee actually got slept. खबीब मेरे साथ अगर अगले महीने फाइट करता है, मे बी मेरे चांसेस कम होंगे जीतने के। आज से 5 साल बाद नहीं होंगे, आज से 2-3 साल बाद नहीं होंगे वो चांसेस कम, लेकिन मे बी आज होंगे। खबीब में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ आओ, मुझे लोकेशन जैसा संदेश भेजो, मैं आ जाऊँगा। जहाँ चाहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयरलैंड, न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन या मॉस्को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा वर्ल्ड चैंपियन माइंडसेट है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मेंटली। मुझे कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। आप दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मुझे तोड़ सकते। अंशुल जुबली की पॉडकास्ट सुन के मुझे मजा आ गया था। उसने तो क्लेम कर दिया कि हबीब में और अंशुल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर फाइट बुक होती है तो अंशुल हबीब को बीट कर सकता है, बिकॉज ये बंदा सच में दागिस्तान लेवल ऑफ पेडिग्री एंड डिसिप्लिन लेकर आता है और ये UFC में जाता है और 2 बार इतना ज़्यादा मुझे शॉक करता है, इतना सरप्राइज करता है कि मेरी आंखें फटी की फटी रहती है। पहली बार 3rd राउंड में नॉकआउट होके और दूसरी बार मुझे बेन एस्क्रिन और होर्हे मैसविडॉल की याद आ जाती है। जब 19 सेकंड में यह बंदा नॉकआउट कर देता है अंशुल जुबली को 19 सेकंड में। And it is one of the worst tragedies ever in MMA. Foreign media, foreign YouTube channels, foreign MMA athletes अंशुल का बहुत मजाक उड़ाते हैं। Why would you redeem it, sir? I told you, sir. You're fucking everything up from me, sir. You're fucking Sunday. Drive me car around the back and park it around here, yeah? Sir, I'm actually fighting on the card this weekend. Your disrespect will not be tolerated. लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ ये होती है कि इंडियंस भी बहुत ही ज़्यादा अंशुल को ट्रोल करते हैं, बिकॉज उसका डिमीनर जो था वो बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल था। बहुत बड़ी बात है कि मैं हबीब को नॉकआउट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मगर ही गॉट क्रैक्ड। उसने बोला था कि मेरी चिन बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ही गॉट ड्रॉप्ड। अब तुम सोच रहे होगे कि ये वीडियो मैंने अंशुल को ट्रोल करने के लिए बनाई है, मगर ऐसा नहीं है। आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। ये वीडियो मैंने बस तुम्हें ये समझाने के लिए बनाई है कि इंडिया में MMA को लेकर माइंडसेट क्या है, बॉक्सिंग को लेकर, कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट को लेकर माइंडसेट क्या है। और मैं अंशुल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आई डू नॉट कंसिडर हिम अ ग्रेट फाइटर, अ ग्रेट स्ट्राइकर, मगर आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट फॉर व्हाट ही हैज़ अचीव्ड बीइंग एन इंडियन। बिकॉज इंडिया से एक फाइटर बन के UFC में जाना भी बहुत बड़ी बात है। इंडिया में फाइटर बनने का सोचना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर तुम सोच रहे हो कि यार मुझे MMA करना है, मुझे बॉक्सिंग करनी है प्रो लेवल पे, तो भाई इंडिया से ये चीज़ को करना शायद दुनिया में किसी भी जगह से करने से ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज हमसे जो लेस डेवलप्ड देश भी है, चेचनिया जहाँ पर कॉन्स्टेंटली वॉर चलती रहती है, जॉर्जिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ से ग्रेट और एलीट फाइटर्स निकले हैं, बॉक्सर्स निकले हैं। चार्ल्स ओलिवेरा, एलेक्स पेरेरा, कनेलो एल्वारेस, ऑल फ्रॉम साउथ अमेरिका। इसके साथ साथ दागिस्तान से तो एक लिटरल ब्रीड ऑफ एथलीट्स निकली है जो टेक ओवर कर रहे हैं MMA को। और लास्टली जॉर्जिया से भी 2 करंट चैंपियंस अभी रूल कर रहे हैं MMA को। Now let's have a look at why Indians failed in MMA and combat sports in general. क्यों हमने बॉक्सिंग में, मुआय थाई में, किक बॉक्सिंग में, UFC में कभी नाम नहीं कर पाए? क्यों एक भी चैंपियन छोड़ो एथलीट तक नहीं भेज पाए? सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया में एथलेटिसिज्म की कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम बचपन से ही एक ऐसे बंदे थे जिसके पास एथलेटिक एबिलिटी थी, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, शार्पर था, तेज दौड़ता था, उसके लिए कोई पाथ नहीं था कि बेटे तू एथलेटिकली स्ट्रांग है, तू यहाँ साइड हो जा, हम तुझे एथलेटिसिज्म की गेम्स में डालेंगे, तू ओलंपिक्स में जा सकता है, तू स्विमिंग कर सकता है, तू जावलिन थ्रो कर सकता है। इन सब का कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। मीनवाइल कंट्रीज लाइक चाइना और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे बच्चों को स्कूल से ही सिलेक्ट करती है, बचपन से ही ट्रेनिंग करवाती है, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से उन्हें स्पोर्ट्स के ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे तुम्हें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का ऑप्शन मिलता है और वो स्पोर्ट्स में जाकर
डोमिनेट करते हैं। इसीलिए ओलंपिक्स में चाइना जैसे देशों का इतना नाम है। ये चीज थोड़ी इंप्रूव हो रही है, लेकिन आज भी स्पेशली एमएमए के स्पोर्ट में ये बहुत ही ज्यादा रिग्रेस्ड है। तुम्हें कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, कोई भी एमएमए की जिम नहीं मिलेगी जो हाई प्रोफाइल हो, जो तुम्हें अच्छे से कोचिंग दे। इन लो टियर सिटीज जो गांव है वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन शहरों में तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, बहुत सारी लो लेवल फाइट्स करनी पड़ेंगी। स्पारिंग फाइट्स नहीं होती है, ये एक्चुअल फाइट्स जिनमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, फ्री में लड़ना पड़ेगा, ब्रेन डैमेज लेना पड़ेगा। और 5, 10, 15 साल के बाद जब तुम्हारा प्राइम वेस्ट हो जाएगा तब जाकर शायद तुम्हें कोई इंटरनेशनल प्रमोशन हायर करे। और एक चीज है, अब इंडियन फाइटर्स जो निकल रहे हैं उन्होंने भी ये चीजें बहुत लेट शुरू की है। हिंदुस्तान के अंदर लोग अगर गेम चुनेंगे तो मुझे लग रहा है लोग बोलेंगे यार क्रिकेट खेल लेते हैं, ठीक है। लोग बोलेंगे यार क्रिकेट ना सही, चलो क्रिकेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है आज के टाइम में, फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ। भाई कौन बोलेगा कि जाके रिंग के अंदर फाइट करनी है यार? आदमी कौन, कभी किसी को सुना है? अगर आज भी कोई बोले यार कि भाई मुझे चैंपियन बनना है तो मैं बोलूंगा जाओ जाओ, हमें कोई भाई बंदी है नहीं, सामने फाइट करोगे। लेकिन आदमी कौन चुनेगा यार गेम यार? मीनवाइल जो अच्छे एथलीट्स होते हैं उन्होंने बहुत पहले शुरू किया होता है। इस्लाम मकाचेव 8 साल की उम्र से रेसलिंग कर रहा है। इलिया टपोरिया 12 साल की उम्र से एमएमए को प्रैक्टिस कर रहा है। उसका भाई भी एक एमएमए फाइटर है। कुछ ऐसे रेयर एक्सेप्शंस होते हैं जो बड़ी एज में भी एमएमए को डोमिनेट कर लेते हैं, जैसे एलेक्स पेरेरा और फ्रांसिस नगानू। इनके पास जेनेटिक एडवांटेजेस हैं, जो चीज़ एक सच है। आसान शब्दों में कहूँ तो इंडिया में कोई एथलेटिक कल्चर नहीं है। अगर तुम जिम भी जाते हो तो तुम्हें जज किया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द लोग अनफिट हैं। 99% ऑफ द पॉपुलेशन ने लास्ट टाइम एक पुशअप कब मारा था उन्हें ये भी याद नहीं है। और एक डेफिनेट बात नहीं है, कोई भी स्पोर्ट, एमएमए छोड़ो, अदर देन क्रिकेट, सॉकर के एग्जांपल ले सकते हो तुम, स्विमिंग का ले सकते हो, बॉक्सिंग का ले सकते हो, किसी भी स्पोर्ट में जाने का एक डेफिनेट रास्ता नहीं है। दूसरा रीजन है हमारा न्यूट्रिशन। इंडिया का खाना बहुत ही ज्यादा घटिया है। दिस इज एन एक्चुअल फैक्ट। तुम ये चीज हमेशा सोचते होगे कि ये जो हमसे भी गरीब कंट्री है, नाइजीरिया, साउथ अमेरिका की इतनी सारी कंट्रीज, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये हमसे इतने अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस कैसे कर रही हैं? भाई इनकी तो जीडीपी भी हमसे कितनी गिरी हुई है, मगर दुनिया के बेस्ट एथलीट्स यहाँ से आते हैं। तुम बॉक्सिंग में एग्जांपल ले सकते हो, कनेलो एल्वारेस, हुलियो सीजर चावेज, बहुत सारे मैक्सिकन और अफ्रीकन बॉक्सर्स तुम्हें मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यूएफसी में भी तुम्हें इन कंट्रीज से लोग दिखेंगे। एलेक्स पेरेरा का एग्जांपल मैं ले चुका हूँ, होजे ऑल्डो, गिलबर्ट बर्न्स, ये इतनी एलीट लेवल पर पहुंच रहे हैं और ये तो हमसे भी ज्यादा गरीबी से आते हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज उनकी डाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इन देशों में मीट कंजम्पशन एक टैबू नहीं है। इंडिया में अगर तुम रोज मीट खाते हो तो तुम्हें ऐसा देखा जाता है कि ये कौन सा राक्षस है, कोई जानवर है, लेकिन उससे तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तुम दाल चावल खाकर कोई एथलीट नहीं बन सकते। एक बार जरा नीरज चोपड़ा की डाइट पर नजर डालो, ही इज एन ओलंपियन। इंडिया में घटिया खाना खाया जाता है जिनमें इनकम्प्लीट मील्स होती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, बार बार बस लोग चाय बिस्किट खाते हैं। इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। और जो एथलेटिक लोग होते हैं उन्होंने बचपन से ही अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो किया होता है, जैसे उनकी बोन डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर उनके चिन पर पंच भी लगता है तो वो उसे सह लेते हैं। मीनवाइल इंडियंस की चिन क्रैक हो जाती है। ये चीज एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिस वजह से इंडिया पीछे है। This is not diet food. It's a sushi food. Sushi? You're having all this great food here, and you bring me food, and you're not supposed to bring me food. This one is burrito, coach. That's a burrito? This is Dagestan burrito, yes. Shawarma. This is real Dagestan food. अगर तुम्हें कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी करनी है, तुम 100 से 150 ग्राम प्रोटीन मिनिमम खाना शुरू करते हो बाय एग्स एंड मीट, तुम बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल रिजल्ट देखोगे अपनी बॉडी में। इंडियन सुपरस्टिशियस और आयुर्वेदिक चीजों को सच मानते हैं कि इनसे इनकी हेल्थ अच्छी होगी और घटिया डाइट पर जिंदा रहते हैं। इससे हमारी एथलेटिक एबिलिटी उन देशों से पीछे हो जाती है जो हमसे गरीब हैं लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स ज्यादा खाते हैं, दूध, दही, मटन, चिकन ज्यादा खाते हैं। तीसरा रीजन है हमारी जेनेटिक्स। एक एक्सपेरिमेंट
किया गया था जहां पर 2 बिल्लियों के जोड़े पकड़े गए थे। ये दोनों बिल्लियों के जोड़े जंगली थे। एक बिल्लियों के जोड़े के बच्चों को अच्छा खाना खिलाया जाता है, एक नेचुरल डाइट खिलाई जाती है और ज़्यादा खाना खिलाया जाता है कि मछली खिला दी, कभी चिकन खिला दिया, कभी रेड मीट खिला दिया। और दूसरे पेयर ऑफ बच्चों को पानी में मिलाई हुई ब्रेड खिलाई जाती है, पानी वाला दूध पिलाया जाता है। ये चीज़ को 3 से 4 जनरेशन्स तक कंटिन्यू किया जाता है और ये देखा जाता है कि जिन बिल्ली के बच्चों को एक्सेसिव न्यूट्रिशन मिला उनकी जंप करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, उनकी मेंटल शार्पनेस अवेयरनेस ज़्यादा है, वो हंटिंग में बड़े अच्छे हैं। मीनवाइल जिनको गंदा खाना मिला, जिनको ब्रेड और पानी मिला, वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, वो नेचर में सर्वाइव करने के लायक नहीं, उनकी हड्डियों में दम नहीं है, वो बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे। ये चीज़ तुम्हें दिखाती है कि कैसे हमारी न्यूट्रिशन ही हमारी जेनेटिक्स को शेप कर रही है। तो जिन भी देशों के लोगों का तुम एग्जाम्पल लेते हो कि भाई का जेनेटिक्स है, भाई डेविड लेड के पास जेनेटिक्स है, भाई वो जेनेटिक्स नहीं है। ओवर टाइम उसके दादा परदादा परदादा के दादा ने अच्छा खाना खाया था जिस वजह से डेविड लेड को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उसकी बॉडी में। अच्छा खाना खाया था जिस वजह से डेविड लेड को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उसकी बॉडी में। और हमारे दादा परदादा दादा ने गंदा खाना खाया था जिस वजह से हमारे पेट पर चर्बी है और हम बिल्कुल बुरे दिखते हैं, हमारी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ रिग्रेशन। ये एक्सपेरिमेंट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, तुम पर भी अप्लाई होता है बिकॉज यू ऑल्सो आर एन एनिमल। और एक एथलीट की बॉडी ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर वो जेनेटिकली इंफीरियर है किसी दूसरे एथलीट से तो वो हार जाएगा। इंडियंस कैंट कैरी मच मसल मास। सिर्फ लाइट वेट क्लास तक ही इंडियंस को देखोगे, हैवी वेट क्लास में हम जा ही नहीं सकते। 100-150 किलो जितनी मसल हम कैरी नहीं कर सकते जो टॉम एस्पिनोल जैसे लोग कर सकते हैं, जो फ्रांसिस जैसे लोग कर सकते हैं, बिकॉज उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग और लेट है। द लास्ट रीज़न एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जिस वजह से इंडियंस कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट में आगे नहीं बढ़ पाए वो ये है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स आर नॉट स्पोर्ट्स एट ऑल। अब मैं कराटे का एग्जांपल नहीं लूंगा। इंडिया में कराटे कल्चर जब मैं छोटा था तब बहुत था, मेरे काफ़ी दोस्त कराटे खेलने जाया करते थे, किसी को रेड बेल्ट थी, किसी को पीली बेल्ट थी। मैं उन स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनली तुम बढ़ा सकते हो। MMA, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, इन चीज़ों को स्पोर्ट्स कहना सही नहीं है बिकॉज किसी भी स्पोर्ट में एक आदमी की जान लाइन पर लगी नहीं होती। दीज आर लेस स्पोर्ट्स एंड मोर वॉर। तुम्हें एक आदमी को मारने का माइंडसेट रखना पड़ता है कि यार मुझे इसको मारना है, इसके सर को फाड़ना है, इसको ब्रेन डैमेज देना है, नहीं तो ये मुझे ब्रेन डैमेज दे देगा, मैं नॉकआउट हो जाऊंगा, इससे पहले मुझे इसे नॉकआउट करना है, नहीं तो मैं हारूंगा, बुरी तरह हारूंगा, लाइफ लॉन्ग के लिए डैमेज हो सकता है, मैं रिंग में अंधा हो सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ। और इंडिया में लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। हम इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, हमारे पास माइक टाइसन और डेविड गॉगिन्स जैसे लोग नहीं है जिनको कोई ट्रेनर बचपन से ही पकड़ लेता है और सिखाता है कि भाई तुझे वॉरियर बनना है, तुझे मॉन्स्टर बनना है, तुझे दुनिया की माँ चोदनी, तुझे दुनिया को अपने लंड पे रखना है। What about boxing and never fought and never been a champion and don't know our pain, our sweat, don't know it's so fucking lonely. This is the loneliest sport in the world. You know what I'm saying? I didn't fuck my wife in a year. You think I give a damn about Andrew Galata? I haven't seen my kids in months. None of your damn business, white boy, but I haven't seen them in months. And you think I give a damn about you and then y'all? I don't care about living or dying. I'm a dysfunctional motherfucker. I want to play. Yeah, bring Andrew Galata on. Bring those guys. They can keep their title. I don't want their title. I want to strip them of their fucking health. Cause I'm in pain. I want them to see pain. I want their kids to see pain. Lennox Lewis, I want his kids to, oh, daddy, are you okay? Dad, yeah, I don't care about them. They don't care about me and my kids. I'm sorry for the language, मगर ये चीज़ें इंडिया में नहीं है। तुम्हारी फैमिली है, वो तुमसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम्हें रिंग में कोई मार दे, तुम्हें ब्रेन डैमेज हो जाए। बिकॉज ये चीज़ें बहुत होती हैं। तुम बॉक्सिंग के बड़े से बड़े एग्जाम्पल ले सकते हो। मोहम्मद अली, दी मोस्ट फेमस बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, उनको तक इतनी बुरी और डिस्टर्बिंग बीमारी हो जाती है जिस वजह से उनके बोलने की एबिलिटी, चलने की एबिलिटी गायब हो जाती है। वो 30 साल तक एक वेजिटेटिव स्टेट में होता है। तो तुम क्या चीज़ हो? और तुम इंडिया में ही लड़ते रहोगे, इंडिया में ही ब्रेन डैमेज एक्यूमुलेट करोगे, किसी बड़ी स्टेज पर पहुंच भी नहीं पाओगे। इसीलिए इंडियन पेरेंट्स भी इसे एक वायबल करियर चॉइस नहीं समझते। तो जिस फाइटर में मेंटालिटी, माइंडसेट बहुत बड़ा है, वो चाहता है इस चीज़ को अचीव करना, उसके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल होता है एनवायरनमेंट। हर एक एनवायरनमेंट फैक्टर उसके अगेंस्ट है।
बी इट न्यूट्रिशन, बी इट प्रॉपर ट्रेनिंग, बी इट प्रॉपर ट्रेनर्स, बी इट प्रॉपर जिम्स, बी इट प्रॉपर फाइटिंग फैसिलिटीज, बी इट प्रॉपर अरीनाज, बी इट प्रॉपर फाइटिंग प्रमोशंस, बी इट सोसाइटी इटसेल्फ। हर एक चीज़ में उसे एक नेगेटिव पॉइंट मिल रही है और इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आई रिस्पेक्ट अंशुल जुबली अलॉट एंड आई टेल यू द फकिंग रीजन व्हाई। इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक गांव है हॉगवर्ट्स नाम का। हॉगवर्ट्स के लोगों ने सुना है कि जो भी हमारे पास वाले शहर हैं वो लोग दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, लेकिन हॉगवर्ट्स से एक भी आदमी चढ़ नहीं पाया क्योंकि हॉगवर्ट्स के सारे लोगों की हाइट छोटी है और उनके पैर के नीचे एक अजीब सा दाना निकला हुआ है। लेकिन एक आदमी बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है, रोज़ पहाड़ पर लटकता है, रोज़ कोशिश करता है, जिस वजह से वो पहाड़ चढ़ने की एबिलिटी सीखता है और एक दिन सोचता है कि भले ही हॉगवर्ट्स से एक भी पहाड़ चढ़ने वाला नहीं बना, लेकिन मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो ये पहाड़ को चढ़ेगा। पहली बार जाता है, कुछ कदम चढ़ता है, हॉगवर्ट्स से वो पहला इंसान होता है जो इतना ऊपर पहुंचता है, आधा पहाड़ क्रॉस करता है और नीचे गिर जाता है। दूसरी बार फिर कोशिश करता है और दूसरी बार में कुछ कदम चलते ही वापस नीचे गिर जाता है। फिर भी पूरा हॉगवर्ट्स का गांव उसकी इज्जत करता है क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने कम से कम ये कोशिश की और उसे देखने के बाद आगे काफ़ी लोग इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ है, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं मिलता किसी भी स्पोर्ट में। क्रिकेट को छोड़ के हमने किसी भी स्पोर्ट को कोई अहमियत ही नहीं दी है और आज के टाइम पे ग्लोबल लेवल में क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो ज़्यादा लोग नहीं देख रहे। हमारे पास UFC का क्रेज़ है, बॉक्सिंग का क्रेज़ है, सॉकर का क्रेज़ है, रोनाल्डो को पूरी दुनिया जानती है और रोहित शर्मा को कम लोग जानते हैं। इंडिया में पॉपुलैरिटी भले ही रोहित शर्मा की ज़्यादा हो, लेकिन वर्ल्ड स्टेज में रोनाल्डो एक ऐसा फेस है जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है एज एन एथलीट। कॉनर मैकग्रेगर एक ऐसा फेस है जिसे पूरी दुनिया मानती है एज एन एथलीट। वी डोंट हैव फिगर्स लाइक दैट बिकॉज हमारी गवर्नमेंट तक इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, एथलेटिक वेंचर्स को सपोर्ट नहीं करती। इट इज़ अ शेम बिकॉज इंडिया से अगर ऐसे एथलीट्स निकलते हैं जो लोगों को नॉकआउट करता है, जो एक मॉन्स्टर है, तो इंडिया का नाम कितना बढ़ेगा, इंडिया के अगेंस्ट जो रेसिज्म होता है वो कितना कम हो जाएगा। आई होप तुमने ये वीडियो से कुछ चीज़ें सीखी होंगी। आई लव यू, गॉड ब्लेस, आई सी यू एट द टॉप। और सब्सक्राइब करो मेरे भाई। भाई जो आर्मी वाला हो ना वही लाइक करेगा। अगर लड़की की वीडियो होती ना और डांस कर रही होती तो सब लाइक करते। भैया देखो